नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एमसीक्यूज बेस्ड है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार इग्नू का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगामी 24 जनवरी को, उसी के संबंध में यह वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो नंबर 4 है। उससे पहले अगर आपने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। तो ये वीडियो नंबर 4 है, स्पेशली एमसीक्यू बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हु सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक्स, अर्थात गैंग प्लैंक की अवधारणा किसका समर्थन करती है। जो इसके ऑप्शन है, ए टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन चैनल विथ हाई लेवल एम्प्लॉय, अर्थात उच्च स्तर के किसी कर्मचारी के साथ संचार चैनल स्थापित करना। ऑप्शन बी है, टू इस्टेब्लिश एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आशय है संगठन में एक अनौपचारिक संचार चैनल स्थापित करना। जो हमारा ऑप्शन सी है, टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, संचार स्थापित करना विथ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल, सभी कर्मचारी जो सेम लेवल के सभी कर्मचारियों के लिए जो है कि संचार स्थापित करना। गैंग प्लैंक का आशय आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर डी है, टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन संचार स्थापित करना विथ अ लोअर लेवल एम्प्लॉय, मतलब कि निम्न स्तर के एम्प्लॉय के साथ संचार लेवल स्थापित करना। जो ऑप्शन सी है, वो समान स्तर पे संचार स्थापित करना, समान स्तर के कर्मचारियों के साथ संचार स्थापित करना। बी है, इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक संचार चैनल स्थापित करना संगठन में। या फिर ए जो है कि उच्च स्तर के कर्मचारी के साथ चैनल स्थापित करना। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। गैंग प्लैंक थ्योरी यहाँ पे है, गैंग प्लैंक का आशय क्या है। तो उसका जो सही उत्तर है सी है, समान स्तर के किसी कर्मचारी के साथ संचार चैनल स्थापित करना, अर्थात टू इस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन स्थापित करना, संचार स्थापित करना विथ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल के एम्प्लॉय के साथ। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर है सी है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 में पूछा है कि हायरार्की इज द मीन्स बाय विच रिसोर्स आर डिवाइडेड, एम्प्लॉयज आर सेलेक्टेड एंड डिप्लॉयड, वर्क इज कैरी आउट, रिव्यूड एंड इम्प्रूव्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस। इसमें आपको बताना कि यह स्टेटमेंट किसका है कि हायरार्की इज द मीन्स, हायरार्की वह माध्यम है, बाय विच रिसोर्स आर डिवाइडेड, जिसमें जो है कि संसाधनों का बंटवारा होता है। एम्प्लॉयज़ आर सेलेक्टेड, एम्प्लॉय चुने जाते हैं, एंड डिप्लॉयड और काम चालू होते हैं। वर्क इज कैरिड आउट, अर्थात काम चालू होते हैं। रिव्यूड एंड इम्प्रूव्ड, अर्थात उनकी समीक्षा होती है और इम्प्रूव, उसमें सुधार होता है। तो पदानुक्रम वह माध्यम है जिससे संसाधनों का बंटवारा होता है, कर्मचारी चुने और तैनात किए जाते हैं, काम चालू होते हैं, उनकी समीक्षा होती है और उनमें सुधार किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है। जो ऑप्शन ए है मूने, ऑप्शन बी एल डी वाइड, ऑप्शन सी एप्पल बी और ऑप्शन डी अर्विक। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी एप्पल बी। प्रश्न नंबर 3 है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्की आर, बोला कि इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अर्थात नुकसान क्या है, अर्थात दोष क्या है, पदानुक्रम का दोष क्या है। तो ऑप्शन जो ए है, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात यह संगठन में जो है कि सुपीरियोरिटी अर्थात श्रेष्ठता और इन्फीरियरिटी या हीनता का भावना पैदा करती है संगठन में। आपको बताना है कि संगठन में हायरार्की का डिसएडवांटेज क्या है। तो जो ऑप्शन ए है वो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी अर्थात श्रेष्ठता और हीनता का भावना पैदा करती है ऑर्गेनाइजेशन में। जो ऑप्शन बी है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। ये एक दोष है, बताना है आपको कि एक दोष है या नहीं। डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, मामले के निपटारे में देरी करता है, ये इसका एक दोष है।
ऑप्शन डी है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन जो मेकिंग होता है डिसेंट्रलाइज होता है, अर्थात विकेंद्रित होता है, अर्थात जो विकेंद्रित करने का आशा जो जो पावर होती है किसी एक या दो पर्सन के हाथ में ना होके संगठन में बहुत से हाथों में होती है। तो दोस्तों इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो मेन अर्थात जो मुख्य डिसएडवांटेज है हायरार्की का, वो है डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस, अर्थात मामलों के निपटारे में देरी होना। प्रश्न नंबर 4 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज कॉल्ड हायरार्की ए स्केलर प्रोसेस। इसमें बताना है कि किसने हायरार्की को एक स्केली प्रक्रिया कहा है, अर्थात पदानुक्रम, हायरार्की की जो आशय है पदानुक्रम से है, तो किसने पदानुक्रम को जो है कि एक स्केलर प्रोसेस कहा है, तो जो ऑप्शन है मूनी, मूनी एंड रिले, एल डी वाइट। तो इसका जो सही उत्तर है सी है, मूनी एंड रिले ने पदानुक्रम को एक स्केली प्रक्रिया कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है द वे एवरी हाउस होल्ड हैज टू बी इवैक्यूटेड लाइकवाइज एवरी ऑर्गेनाइज्ड शुड हैव अ स्केलर सीरीज हु स्टेटमेंट इज दिस। बोला कि यह स्टेटमेंट किसका है कि द वे एवरी हाउस होल्ड, अर्थात जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए, इक्वेटेड होने चाहिए, लाइकवाइज वैसे ही एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्केलर सीरीज, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में शुड हैव अ स्केलर सीरीज, हर संगठन में स्केलर श्रृंखला होनी चाहिए। इसका आशय है कि जिस तरह हर घर में निकासी होनी चाहिए, अर्थात जिस तरह हर घर में निकास नली होती है, वैसे ही हर संगठन में एक स्केली प्रक्रिया होनी चाहिए। ये किसका स्टेटमेंट है? जो ऑप्शन है ए मूनी, बी एल डी वाइट, सी जे डी मिलेट या डी अर्विक। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है 5 का डी है अर्विक। अर्विक ने ही कहा था कि जिस तरह घर में निकासी होनी चाहिए वैसे ही हर संगठन में स्केली श्रृंखला का होना आवश्यक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि द यूनिटी प्रिंसिपल इन द इंस्ट्रक्शंस डिमांड दैट ऑर्गेनाइजेशन। बोला कि द यूनिटी प्रिंसिपल अर्थात निर्देशों में एकता का सिद्धांत, इन द इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों में एकता का सिद्धांत, डिमांड मांग करता है, अर्थात कहता है कि, अर्थात निर्देशों में जो एकता का सिद्धांत है वो कहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो तो प्रश्न नंबर 7 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सेड दैट द स्केलर सीरीज इज यूनिवर्सल फिनोमिनन। तो इसका आशय है कि निम्न में से किसने कहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज सेड, निम्नलिखित में से, अर्थात जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसने कहा है कि दैट द स्केलर सीरीज इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन, अर्थात जो स्केली श्रृंखला है एक सार्वभौमिक परिघटना है, ये किसने कहा है? तो जिसके ऑप्शन है ए अर्विक, बी एल डी वाइट, सी जे डी मिलेट या फिर डी मूने। तो इसका जो सही उत्तर है मूने ने कहा है कि स्केली श्रृंखला एक सार्वभौमिक परिघटना है। प्रश्न नंबर 8 है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन इंस्ट्रक्शन स्टेट्स दैट, अर्थात निर्देश में एकता, अर्थात निर्देश में जो एकता है वो सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? जो इसके ऑप्शन है ए एन एम्प्लॉय शुड बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ ओनली वन सुपीरियर, अर्थात जो एन एम्प्लॉय शुड बी सब्जेक्ट, अर्थात जो एक कर्मचारी जो होता है टू द ऑर्डर ऑफ ओनली वन सुपीरियर, उसे केवल एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए या मिलना चाहिए। जो ऑप्शन बी है अ सुपीरियर शुड कमांड ओनली वन सबऑर्डिनेट, जो एक सुपीरियर होता है, जो उच्चतर स्तर का कर्मचारी होता है, जो उच्चतर होता है, उसे कमांड करना चाहिए केवल एक सब ऑर्डिनेट को, अपने एक अधीनस्थ को कमांड करना चाहिए, या मतलब कि एक श्रेष्ठ को सिर्फ एक ही अधीनस्थ से आदेश मिलने चाहिए। जो सी है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स, एक एम्प्लॉय को ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, अर्थात एक एम्प्लॉय को आदेश जो है कि रिसीव प्राप्त होना चाहिए फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, केवल एक सुपीरियर से। जो ऑप्शन डी है ऑल यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की जो सभी इकाइयां होती हैं शुड बी यूनाइटेड और अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ चीफ, वो एक प्रमुख के प्राधिकार के तहत एकजुट होनी चाहिए। तो
तो इसमें प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि निर्देश में जो एकता का सिद्धांत है, अर्थात निर्देश में जो एकता का सिद्धांत होता है वो क्या कहना चाहता है। तो जो इसका सही उत्तर है सी है कि निर्देश के एकता के सिद्धांत का सीधा सीधा आशय होता है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव, एक एम्प्लॉय को रिसीव करना चाहिए ऑर्डर, एक एम्प्लॉय को जो है कि आदेश प्राप्त करना चाहिए फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, केवल एक सुपीरियर से, अर्थात एक ही श्रेष्ठ से एम्प्लॉय को जो है कि ऑर्डर प्राप्त करना चाहिए। जैसे हायरार्की क्रम में होता है, पद सोपान की सीढ़ी में जो होता है कि हर एक के ऊपर एक बॉस होता है और सभी बॉस जो है कि सभी बॉस के अंडर में एक कर्मचारी होता है और एक ही कर्मचारी जो अपने बॉस से वो ऑर्डर प्राप्त करता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी है, निर्देशों में जो एकता है, इन इंस्ट्रक्शन इज द कंप्लीमेंट ऑफ विच प्रिंसिपल, अर्थात निर्देश में जो एकता है, एकता का सिद्धांत है, वो किस सिद्धांत का पूरक है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन इंस्ट्रक्शंस इज द कंप्लीमेंट ऑफ विच प्रिंसिपल, अर्थात निर्देश में जो एकता का सिद्धांत था किस सिद्धांत का पूरक है। तो ऑप्शन ए है स्कूप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी है अथॉरिटी, ऑप्शन सी है स्केलर सीरीज, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो सही उत्तर है सी है स्केली श्रृंखला अर्थात स्केलर सीरीज, ऑप्शन सी। प्रश्न था कि निर्देश में एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है, तो यह स्केली श्रृंखला का पूरक है। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड, इनमें से कौन जो है कि सुझाव देता है, सजेस्ट करता है कि प्लूरैलिटी इन इंस्ट्रक्शंस वंस इंस्टेड ऑफ मिलिट्री टाइप फोरमैन। इसमें से कौन यह सुझाव देता है कि प्लूरैलिटी इन इंस्ट्रक्शन, प्लूरिटी मतलब होता है कि यहाँ पे बहुलता से है, कि कौन जो है निर्देशों में बहुलता का सुझाव देता है उसके बजाय मिलिट्री टाइप फोरमैन, सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह। अर्थात इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह कौन निर्देशों में बहुलता का सिद्धांत, बहुलता का सुझाव देता है कि निर्देश में जो है कि बहुलता होनी चाहिए, अर्थात निर्देश जो है बहुत से लोगों से प्राप्त होनी चाहिए। तो जिसका ऑप्शन है हेनरी फयोल, लूथर गुलिक, F.W. टेलर या फिर लिंडल अर्विक। तो जिसका इसका जो उत्तर है 11वें प्रश्न का जो सही 10वें प्रश्न का जो सही उत्तर है सी है, F.W. टेलर ने जो है कि सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुलता का सुझाव दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट, अर्थात इसमें पूछ रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें निम्नलिखित में से कौन जो है कि इंस्ट्रक्शंस देता है अर्थात निर्देश देता है इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिट, अर्थात निर्देशों में एकता के सिद्धांत को लागू कौन करता है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने निर्देशों में एकता के सिद्धांत को लागू किया है। तो जिसका ऑप्शन ए है स्टाफ एजेंसीज, बी लाइन एजेंसीज, सी सपोर्ट एजेंसीज या फिर डी स्टाफ एंड सपोर्ट एजेंसीज। तो इसका जो सही उत्तर है डी है, स्टाफ एंड सपोर्ट एजेंसी जो है निर्देशों में एकता के सिद्धांत को लागू करती है। प्रश्न नंबर 12 है अ सिंगल ऑफिस, यानी एक जो बॉस होता है, for every person in complex government situations the earlier conception of is rarely found in the reality whose statement is this, अर्थात इसमें कह रहा है कि अ सिंगल ऑफिस यानी जो एक बॉस होता है, फॉर एवरी पर्सन इन कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल सरकारी स्थितियों में हर व्यक्ति के लिए अकेले एक बॉस की जो है कि पूर्व अवधारणा वास्तविक में देखने को बहुत ही कम मिलती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो इसका जो सही उत्तर है सी है, सेक्लर हडसन। अर्थात इसमें प्रश्न पूछ रहा था कि जटिल सरकारी स्थितियों में हर व्यक्ति के लिए एक अकेले बॉस की पूर्व धारणा वास्तविक में बहुत ही कम पाई जाती है, यानी बहुत ही बिरले पाई जाती है। तो ये किसका कथन है, तो उसका जो सही उत्तर है स्केलर हडसन का कथन है 12वें का। प्रश्न नंबर 13 है द प्रिंसिपल ऑफ स्कोप ऑफ कंट्रोल मीन्स, अर्थात जो प्रिंसिपल ऑफ स्कोप ऑफ कंट्रोल अर्थात जो नियंत्रण के दायरे का सिद्धांत, जो नियंत्रण के दायरे का सिद्धांत है उसका मतलब क्या होता है। तो जो ऑप्शन ए है एन एम्प्लॉय रिसीव्स
जो एक एम्प्लॉय रिसीव करता है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश रिसीव करता है फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, केवल एक सुपीरियर से, यानी एक कर्मचारी सिर्फ एक श्रेष्ठ से निर्देश प्राप्त करता है, जो ऑप्शन बी है। द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेटेड, यानी जो अधीनस्थ की जो संख्या होती है, एन एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन में जो अधीनस्थ की संख्या होती है, ओवर द सब ऑर्डिनेटेड नंबर ऑफ पीपुल, यानी कि अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है, जो ऑप्शन सी है। द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ द सुपीरियर, अर्थात द कंट्रोल और सुपरविजन, मतलब कंट्रोल नियंत्रण या सुपरविजन करना ऑफ द सुपीरियर, श्रेष्ठ का जो है कि सुपर पर्यवेक्षण करना, ओवर द सबऑर्डिनेटेड नंबर ऑफ पीपुल, यानी अधीनस्थों के पर श्रेष्ठ का नियंत्रण या देखरेख। इसका आशय ये है। तो इसका जो सही उत्तर है बी है। जो प्रश्न पूछा था कि नियंत्रण के दायरे के सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो उसका सही उत्तर बी है। अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ कंट्रोल आर करेक्ट। बताना है कि नियंत्रण के दायरे के संबंध में कौन सा आपको बताना है कथन सही है। जो पहला है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ कंट्रोल लिंक्ड टू स्कोप ऑफ फोकस, अर्थात नियंत्रण के दायरे की अवधारणा ध्यान के दायरे से जुड़ी होती है। दूसरा है, ऑन स्कोप ऑफ कंट्रोल इज एग्रीड, मतलब कि नियंत्रण का दायरा सहमति पर आधारित होता है। जो तीसरा है, ओपिनियंस अबाउट द स्कोप ऑफ कंट्रोल डिफर बिटवीन द हायर एंड लोअर लेवल्स, अर्थात जो हायर और लोअर लेवल के, अर्थात उच्चतर और निम्नतम स्तर के जो बीच नियंत्रण के दायरे के बारे में अलग मत है, अलग ओपिनियन है। जो चौथा है, द स्कोप ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स ऑन मेनी वेरिएबल्स। तो बोला है कि जो नियंत्रण का जो दायरा है कई और मेनी वेरिएबल्स कई चरों पर जो है कि अलग अलग मतों पर जो है कि निर्भर करता है। तो उसका जो सही उत्तर है डी है, 1, 3 व 4। मैं इसका फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जो प्रश्न था कि नियंत्रण के दायरे के संबंध में कौन सा कथन सही है, जो ऑप्शन ए है। नियंत्रण के दायरे की अवधारणा ध्यान के दायरे से जुड़ी है। बी, नियंत्रण के दायरे पर सहमति, अर्थात दूसरा वाला। तीसरा वाला है, उच्चतर और निम्नतर स्तरों के बीच नियंत्रण के दायरे के बारे में अलग मत है। और जो चौथा है, नियंत्रण का दायरा कई परिवर्तित चरों पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है डी है। जो आज का अंतिम प्रश्न है, एनी सुपरवाइजर यानी कोई भी पर्यवेक्षक डायरेक्टिंग द वर्क, मतलब वर्क के आधार पे निर्देशन कर सकता है, और 5 और मोर देन 6 सच सब ऑर्डिनेट, मतलब 5 या अधिक यानी 6 सब ऑर्डिनेट यानी अधीनस्थों के काम का पर्यवेक्षक कर सकता है। कैन नॉट डू मतलब नहीं कर सकता है। हुज वर्क इज रिलेटेड अमॉन्ग देमसेल्फ, जिनके काम आपस में संबंध है। अर्थात जो इस प्रश्न पूछ रहा है कि कोई भी पर्यवेक्षक ऐसे 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 अधीनस्थों के काम का प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं कर सकता है जिनके काम आपस में संबंध है। ये किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर है बी है, अर्विक ने कहा था। तो दोस्तों इस तरह ये 15 प्रश्नों का एक MCQ सीरीज था। अगर आपने और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, वहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। यदि आपको पसंद आता है तो उसको जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले MCQs में, तब तक के लिए बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।